क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यह लेक्चर नंबर 4 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लेक्चर 3 में हमने बात की थी कार्लस लिनेयस क्लासिफिकेशन के बारे में और हमने देखा था कि क्या ड्रॉबैक्स थे कार्लस लिनेयस के क्लासिफिकेशन में, और हमने कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में एंड उसके ड्रॉबैक्स के बारे में, एंड एट लास्ट हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि गिवन बाय था रॉबर्ट विटाकर के द्वारा इन 1969। रॉबर्ट विटाकर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया था। पहला इन्होंने किंगडम दिया था मोनेरा का, और इन मोनेरा में उन्होंने सारे ऑल बैक्टीरिया को रखा था, और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स थे उन ऑर्गेनिज्म्स को उन्होंने प्रोटिस्टा में डाला, एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म्स थे उन्हें रॉबर्ट विटाकर ने फंगी में डाला। सारे प्लांट को उन्होंने प्लांटिया में डाला, और बाकी जो एनिमल्स बचे उन सब एनिमल्स को एनिमेलिया में डाला। हम इन सारे किंगडम को एक एक करके जानेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी के लिए हम इतना जान सकते हैं कि जो मोनेरा किंगडम था इसमें सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आते थे, और जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म्स को कंसीडर किया गया था। एंड फंगी की बात करें तो फंगी में सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स थे और यूकैरियोटिक्स भी थे। इन प्लांटिया में बात करें तो प्लांटिया में सारे मल्टीसेलुलर प्लांट्स को कंसीडर किया गया था जो कि यूकैरियोटिक्स भी थे, और एनिमेलिया में सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स थे और यूकैरियोटिक्स भी थे। सिर्फ और सिर्फ जो किंगडम मोनेरा था उसी में सारे प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स को रखा गया था। अब इन किंगडम्स के बारे में एक एक करके जानने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था कार्ल वुज, जिन्होंने मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कार्ल वुज नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने क्या किया, जो किंगडम मोनेरा था जो गिवन बाय रॉबर्ट विटाकर, कार्ल वुज ने इस मोनेरा किंगडम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आर्के बैक्टीरिया और यूके बैक्टीरिया में। यूके बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरिया होती हैं ये भी कई तरीके की होती हैं। इस वजह से कार्ल वुज ने क्या किया, जो बैक्टीरिया का किंगडम था जिसे मोनेरा के नाम से हम जानते हैं, इस मोनेरा को कार्ल वुज ने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, आर्के बैक्टीरिया और यूके बैक्टीरिया के बारे में। यूके बैक्टीरिया। अब चलिए बात करते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया एंड एनिमेलिया के बारे में। इस चैप्टर में चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम सिर्फ और सिर्फ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांटिया और एनिमेलिया के बारे में एक नया चैप्टर हमें गिवन है, जो चैप्टर 3 एंड 4 में हम प्लांटिया और एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट किंगडम मोनेरा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहला किंगडम मोनेरा के बारे में। जो मोनेरा किंगडम है इसमें हम बैक्टीरिया को कहते हैं कि
बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर्स हैं किंगडम मोनेरा की। जो भी यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे किंगडम मोनेरा में प्लेस्ड किए गए हैं। अगर हम प्रोकैरियोटिक्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका सेल न्यूक्लियस जो होता है वो प्रिमिटिव होता है, मीन्स उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि अगर आप बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि बैक्टीरिया के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और ना ही वेल डिफाइंड सेल्स होती हैं, जैसे कि आप यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में देख सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जो सेल है वो वेल डिफाइंड ना हो, उनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं सेल के वो भी वेल डिफाइंड ना हो, प्रिमिटिव हो, उस तरीके के सेल को, उस तरीके के न्यूक्लियस को हम कहते हैं। या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो या प्रिमिटिव सेल हो, उन्हीं को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं ये सारे प्रोकैरियोटिक्स हैं एंड यूनिसेलुलर्स हैं। अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल हो, उनके पास कोई भी वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ना हो, सिर्फ एक सिंगल हो, एक इस तरीके से कोई सेल हो, उसी को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मोनेरा किंगडम में हमें सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए जो बैक्टीरिया होती हैं इनके अलग अलग शेप और साइजेस भी होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कोकी शेप। कोकी शेप जो होता है वो स्फेरिकल शेप होता है। कोकी को हम सिंगुलर में कोकस भी कहते हैं। अगर स्फेरिकल शेप की बात करें तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास कोकी शेप होता है तो वो कुछ इस तरीके से दिखती हैं। ये जो शेप है इस तरीके के शेप को हम कहते हैं कोकी स्ट्रक्चर। इससे अगर हम सिंगुलर में बात करें तो इसे हम कोकस के नाम से भी जानते हैं। कोकस का प्लूरल होता है कोकी। इसी तरह से हम बैक्टीरिया के और भी स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, जैसे कि वेब्रियम हो गया। वेब्रियम जो होता है वो ऐसे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है जो कॉमा शेप के होते हैं, कुछ इस तरीके से। कॉमा शेप के बैक्टीरियन को हम कहते हैं वेब्रियम शेप। एंड उसके बाद से आता है हमारा स्पाइरल शेप। स्पाइरल शेप जो होता है वो उनका स्ट्रक्चर कुछ लॉन्ग होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से जो बैक्टीरिया होती हैं जिनके पास इस तरीके का शेप होता है उसी को हम कहते हैं स्पाइरल शेप, या बोले तो स्पाइरिलियम शेप। तो ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रक्चर्स, बैक्टीरिया के बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर भी हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ फिर से इस वीडियो को ज़रूर देखें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर्स। नाउ अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कि एमोबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरियाज। देखिए जो बैक्टीरियाज होती हैं उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफ्स भी होता है और हेटेरोट्रॉफ्स भी होता है। यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होती हैं जो ऑटोट्रॉफ्स शो करती हैं, एंड कुछ ऐसी होती हैं जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करती हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो
बैक्टीरिया शो करती हैं उनमें भी दो तरीके की होती हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करती हैं, लेकिन उसी में से कुछ ऐसी भी होती हैं जो केमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करती हैं। अगर हम फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऐसी बैक्टीरिया जो सनलाइट के प्रेजेंट में अपने फूड को बनाती हैं उसे हम ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। यानी कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस प्लांट्स में होता है वही फोटोसिंथेटिक प्रोसेस बैक्टीरिया में भी होता है। केमोसिंथेटिक प्रोसेस की बात करें तो इसमें अगर सनलाइट एब्सेंट है तो भी ये अपने फूड को बना सकते हैं। केमोसिंथेटिक प्रोसेस में सनलाइट का प्रेजेंट होना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन हम अगर फोटोसिंथेटिक में बात करें तो इसमें सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए, CO2 प्रेजेंट होना चाहिए एंड वाटर प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन अगर हम केमोसिंथेटिक में बात करें तो इसमें सनलाइट प्रेजेंट नहीं भी रहेगी, यानी सनलाइट एब्सेंट रहेगी, तो भी उस बैक्टीरिया केमोसिंथेटिक के थ्रू अपना फूड बना सकती हैं। जो केमोसिंथेटिक प्रोसेस होता है इसमें भी H2O की रिक्वायरमेंट होती है, CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सनलाइट नहीं भी है तो भी ये बैक्टीरिया अपना फूड बना सकती हैं। तो इसके बेसिस पे जो बैक्टीरिया हैं वो ऑटोट्रॉफिक्स हैं, लेकिन उस ऑटोट्रॉफिक्स में भी दो कैटेगरी आती है, एक है फोटोसिंथेटिक एंड दूसरी है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब चलिए दूसरा देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करती हैं। उसमें से भी कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो पैरासाइटिक्स शो करती हैं, सिम्बियोटिक शो करती हैं एंड स्पैरोफाइटिक्स शो करती हैं। अगर हम पैरासाइटिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऐसे बैक्टीरिया जो लिविंग बॉडी पे रहती भी हैं और उसे हार्म भी करती हैं, यानी कि जिस लिविंग बॉडी से वो अपने फूड को लेती हैं उसी लिविंग बॉडी को हार्म भी करती हैं। इस तरीके के बैक्टीरिया को हम पैरासाइटिक्स में डालते हैं, यानी कि उन बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिक्स में डालते हैं। जो बैक्टीरिया जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहती हैं वहीं से अपना फूड भी लेती हैं और उसे हार्म भी करती हैं, तो उसे बोलते हैं पैरासाइटिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए अगर हम सिम्बियोटिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जो एक लिविंग बॉडी पे रह भी रहे हैं लेकिन एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होती हैं जो एक लिविंग बॉडी पे रहती हैं, वहीं से अपना फीड करती हैं, लेकिन उस लिविंग बॉडी को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती हैं। इस तरीके के बैक्टीरिया को और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सिम्बियोटिक्स हेटेरोट्रॉफिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा हमारा तीसरा आता है सेप्रोफाइटिक्स मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो सेप्रोफाइटिक्स होते हैं इसमें ऐसी बैक्टीरिया आती हैं जो डेड बॉडीज़ पे रहती हैं। इसमें जनरली डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया आती हैं। जो डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करती हैं उन्हीं बैक्टीरिया को हम सेप्रोफाइटिक्स हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डालते हैं। यानी कि ऐसी बैक्टीरिया जो डेड बॉडी से अपना फीड लेती हैं, डेड बॉडी से अपने खाने को लेती हैं, उन्हें हम सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। चलिए बात करते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। स्टूडेंट्स, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में
वो दो तरीके का होता है। एक होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा है जेने रिकॉम्बिनेशन। कभी कभी हम जेने रिकॉम्बिनेशन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर जेने रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से हम जेने रिकॉम्बिनेशन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो जो बैक्टीरिया होती हैं वो 2 तरीके का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करती हैं। एक है एसेक्सुअल और दूसरा है जेने रिकॉम्बिनेशन। अब चलिए हम बात करते हैं बैक्टीरिया के बाहरी स्ट्रक्चर्स और उनके कुछ बिहेवियर्स के बारे में। देखिए, जो बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से है कि जो बैक्टीरिया होती हैं उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन वेल डिफाइंड सेल वॉल उनके पास प्रेजेंट नहीं होता है। और जो बैक्टीरिया के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन के थ्रू, यानी कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन है एक तरीके का सब्सटेंस होता है और इस पेप्टिडोग्लाइकेन से बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है। अगर हम बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रान की बात करें तो इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रान होता है वो लाइपोप्रोटीन से बना होता है। इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, मीन्स कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव होता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि जो बैक्टीरिया होती हैं वो प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म है और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। उनके पास जो सेल्स होती हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होती हैं। अगर हम बैक्टीरिया के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी को हम नॉर्मली लाइकेन भी कहते हैं। ये अक्सर हमें वाटर बॉडीज़ में देखने को मिलती हैं या फिर बहुत मॉइस्चर एरिया में हम लाइकेन्स को देख सकते हैं। जो लाइकेन्स होते हैं ये एक तरीके का गुड इंडिकेटर होते हैं पॉल्यूशन का, क्योंकि जो लाइकेन्स होते हैं इनके पास एक खासियत होती है। वो खासियत यह है कि लाइकेन्स जो होते हैं या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। तो हम ब्लू ग्रीन एल्गी के अकॉर्डिंग ये पता कर सकते हैं कि किस इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कितना है बाय द हेल्प ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये हम लोगों के कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम। जो मोनेरा किंगडम है उसका सोल मेंबर हम किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ एबव। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक बार अपने आप को एनालाइज कीजिए कि अभी तक आपने जो भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है उसमें से आपको कितना अभी मालूम है। आंसर चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, हु वॉज गिवन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ऑप्शन ए है RH बिटाकर, ऑप्शन बी है कार्ल वुश एंड ऑप्शन सी है, यहाँ पे ऑप्शन का नंबर 1, 2 के नाम से दिया है। तो ऑप्शन 1 है RH बिटाकर, ऑप्शन सेकेंड है कार्ल वुश, ऑप्शन थर्ड है अरिस्टोटल, ऑप्शन 4 है नॉन ऑफ एबव। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल है। इस लेक्चर में हमने बात किया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अगर इन क्वेश्चन के आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। नाउ चलिए आंसर देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इसका आंसर बैक्टीरिया होगा। बैक्टीरिया को हम सोल मेंबर कहते हैं मोनेरा किंगडम के, क्योंकि जो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा किंगडम में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही आती हैं। जितनी भी बैक्टीरिया हैं वो सारी मोनेरा किंगडम में आती हैं।
इस वजह से हम बैक्टीरिया को मोनेरा किंगडम का सोल मेंबर कहते हैं। अगर बात हम प्रोटिस्टा की करें तो प्रोटिस्टा खुद एक किंगडम है एंड ए और बी हो नहीं सकता है, नॉन ऑफ एबव। इसमें ये भी ऑप्शन डी भी नहीं, इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है। बैक्टीरिया जो होती हैं वो सोल मेंबर कहलाई जाती हैं मोनेरा किंगडम की। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आर.एच. बिटाकर। आर.एच. बिटाकर यानी रॉबर्ट एच. बिटाकर। हमने इससे पहले देखा कि जो रॉबर्ट एच. बिटाकर या आर.एच. बिटाकर थे, इन्होंने ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इन्होंने ही ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में 5 किंगडम में डिवाइड किया था। पहला था इनका मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी और उसके बाद प्लांटिया एंड एनिमेलिया। ये इनके 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम थे। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो बायोलॉजी क्लास 11th में है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी आसानी से पढ़ सकें। एंड जो हम लेक्चर के लास्ट में क्यूज़ करते हैं या फिर कभी कभी स्टार्टिंग में भी क्यूज़ कर लेते हैं, तो उसका बेनिफिट वो ले सकें और आप भी ले सकें। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर विद योर फ्रेंड्स। तो आपके जो भी दोस्त हैं क्लास 11th में पढ़ते हैं तो उन्हें ये लेक्चर ज़रूर शेयर कीजिए।